हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 7 के नोट्स लेंगे, जिसका नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। बाय द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड द आर्यन ट्राइबल सेटलमेंट सेपरेट across the Indo-Gangetic plains grew into territorial division like Janpadas. One of the most powerful Janpad was that of Magad under the Mauryas. वैदिक काल के अंत तक भारत और गंगा के मैदानों में फैली आर्य जनजातियां बस्तियां जनपद जैसे क्षेत्रीय विभाजनों में विकसित हुई। सबसे शक्तिशाली जनपदों में से एक था मौर्यों के अधीन, जिसका नाम था मगध। अब यहाँ एक चीज़ समझिए, वैदिक काल जो है उस समय पे क्या फ़र्क है और इस समय पे क्या फ़र्क है। वैदिक काल उस काल को कहा जाता है जब ऋषि मुनि अपने वेदों की रचना कर रहे थे, और उस समय पे जो राजा होता था उनको आश्रय देता था, यानी वो जैसे आश्रम बना के उनके राज्य में रहते थे तो उनको वो सुरक्षा देते थे। और ऋषि मुनि क्या करते थे? लिटरेचर लिखने का काम करते थे। राजा के सलाहकार हुआ करते थे, उनके राजगुरु हुआ करते थे, तो उनके यहाँ जो पूजा पाठ विधि विधान होता था वो उन्हें बताते थे। ज्योतिषी होते थे तो इसलिए वो ये बताते थे उन्हें कि क्या समय चल रहा है और किस काल में कौन सा कार्य करने से आपको फ़ायदा होगा। अब ये वैदिक पीरियड धीरे धीरे जा रहा था। धीरे धीरे जाने का मतलब कि जब संस्कृत जो है वो आम बोलचाल की भाषा बहुत लिमिटेड इसमें रह गई। अब दूसरी जो लोकल लैंग्वेज थी, जो आम बोलचाल की भाषा थी, वो बदल रही थी। जैसे अभी करंट में आप देखिए कि हिंदी के साथ में इंग्लिश का चलन इतना बढ़ गया है कि हम इंग्लिश बोलते हैं, अब हिंदी नहीं बोलते, हम इंग्लिश बोलते हैं। ना हम पूरी इंग्लिश बोलते हैं ना हिंदी बोलते हैं, हम मिला जुला। उसमें से अगर किसी बच्चे को कह दिया जाए या किसी बड़े को कह दिया जाए कि एक सेंटेंस प्योर हिंदी में बोलिए या इंग्लिश में बोलिए, तो वो नहीं बोल पाएगा। उसमें इंग्लिश में हिंदी और हिंदी में इंग्लिश मिक्स कर देगा। घाल मेल वाला टाइम चल रहा है ये। तो उसी तरह से संस्कृत धीरे धीरे जा रही थी इस समय पे, और जो आम बोलचाल की भाषा थी, जो ब्रह्मी बोली जाती थी वहाँ पे, इससे सबसे पहले क्या प्राकृत बोली जा रही थी। संस्कृत की जगह प्राकृत ने ली। प्राकृत से अभी इस समय ब्रह्मी बोली जाने लगी। क्यों ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो अशोका के जितने भी लेख हैं जो उन्होंने गुदवाए हैं शिलाओं पर, वो जो है उसकी भाषा जो है वो ब्रह्मी है। अब ये काल ख़त्म हो रहा है और धीरे धीरे जो बस्तियां हैं वो टूट रही हैं, अलग अलग जनपद बढ़ रहे हैं, और ये जनपद आपस में एक दूसरे से शक्ति के लिए लड़ते रहते हैं। मगध क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एरिया जो है ये गंगा जमुना के दोआब पे है, उपजाऊ क्षेत्र है, प्लस यहाँ से लोहे का उत्खनन हुआ था। लोहा एक ऐसी धातु थी जो इससे पहले नहीं थी, और यहाँ पे व्यापक मात्रा में लोहा मिला, तो जो हथियार बनाए गए वो बहुत मजबूत और काफ़ी समय तक चलने वाले थे। राइज ऑफ मगधा, मगध का उदय। द राइज ऑफ मगध इज एट्रीब्यूटेड टू द फर्टाइल प्लेन अलोंग द रिवर गंगा। जैसे मैंने बताया कि ये जगह कैसी थी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, तो जो फसल वगैरह होती थी वो भी बहुत ज़्यादा होती थी। अब देखिए, जहाँ अनाज ज़्यादा उगेगा, लोगों की कंडीशन भी अच्छी होगी। किसान जो है उनके पास जब धन धान्य होगा तो वो पैसे वाले होंगे, और इसीलिए ये एरिया जो है वो समृद्ध एरिया है। लोग टैक्स भी दे सकते हैं ज़्यादा, अगर राजा उन पे टैक्स लगाता है तो। और इसीलिए जितना भी क्राइसिस फेस किया, या जो बाहर से आने वाले लोग थे जिन्होंने हमले किए, उन्होंने इस इलाके को ज़्यादा टारगेट किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उपजाऊ मैदान था, फसलें अच्छी होती थी, किसानों के पास और आम लोगों के पास में पैसा था। तो इस जगह को कैप्चर करने का मतलब है कि अपनी वेल्थ में इंक्रीमेंट करना, अपना पैसा, अपना रुतबा और पावर को बढ़ाना। द हर्याक, शिशुनाग एंड नंद डायनेस्टी हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द मगध एज अ पावरफुल स्टेट। इससे पहले हिर्यक वंश यहाँ काम कर रहा था, फिर शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद आया। नंद के महापद्मनंद जो थे, जिनसे
जिन्होंने अपमान किया था चाणक्य का, और चाणक्य ने फिर मौर्य को एक्स्टेब्लिश किया, चंद्रगुप्त मौर्य को, उनको सब कुछ सिखाया, राजनीति सिखाई, लड़ना सिखाया, किस सिचुएशन को किस तरह से फेस करना है ये बताया, और उनके सलाहकार बन के उन्होंने मगध को जीतने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की। अराउंड 326 BC, Greek ruler Alexander invaded India. At that time, Magad was ruled by नंद। उस समय नंदों का इसके ऊपर कब्जा था जब ग्रीक रूलर अलेक्जेंडर या सिकंदर भारत में आया था। द नंद रूलर्स वाज who had humiliated Chanakya were overthrown by Chandragupta, who established the Mauryan Empire in 1321 BC with his capital at पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो आज का पटना है उसको उसने अपनी राजधानी बनाया, और चाणक्य की मदद से नंदों ने, जिन्होंने उनका अपमान किया था, उनको उखाड़ फेंका और साम्राज्य पे अपना आधिपत्य कर लिया। चंद्रगुप्त कैप्चर पंजाब, गुजरात, अफगानिस्तान। ही इवन डिफीटेड ग्रीक रूलर सेल्यूकस इन 305 BC। चंद्रगुप्त ने पंजाब में अपना अधिकार किया, गुजरात, अफगानिस्तान तक वो चला गया, क्योंकि कंधार आज का अफगानिस्तान ही है। और उसने जो सेल्यूकस था 305 BC में, उसको भी उन्होंने हराया। और सेल्यूकस कौन था? अलेक्जेंडर का सेनापति था, जिसे उसने यहाँ पे छोड़ दिया था अपने देश वापस लौटने से पहले। आफ्टर रूलिंग फॉर 25 years, चंद्रगुप्त became a Jain ascetic and gave his kingdom to his son Bindusar, who further expanded it southward। अब बिंदुसार भी एक शक्तिशाली राजा है। 25 साल राज करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजकाज जो है वो सौंप दिया अपने बेटे को, और खुद जैन धर्म अडॉप्ट कर लिया। जैन धर्म के प्रवर्तक जो हैं, जैन धर्म की स्टार्टिंग की महावीर स्वामी ने, मतलब ऋषभ देव उनके पहले गुरु हैं, और ये उनके 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें गुरु हैं। उस समय जिनसे उन्होंने दीक्षा ली वो भद्रबाहु हैं। भद्रबाहु की जो, मतलब आप ये जो मध्य प्रदेश का एरिया है, यहाँ एक जगह है श्रवण गोलवेला, वहाँ उनका आश्रम था। आजकल वहाँ पे बहुत बड़ी उनकी मूर्ति भी लगी हुई है भद्रबाहु की। और भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर संत थे। जैनियों में 2 तरह का सिस्टम है, मतलब 2 शाखाएं हैं, एक दिगंबर और दूसरी श्वेतांबर। श्वेतांबर यानी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो लोग, मुंह पे पट्टी लगाए हुए आपने देखे होंगे जैन गुरु और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं। और इसके उलट जो दिगंबर होते हैं वो बिल्कुल कोई कपड़े नहीं पहनते, बिना कपड़ों के रहते हैं। तो जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर संत थे, और उन्हीं को इन्होंने अपना गुरु बनाया और राजपाट अपने बेटे को सौंप के मतलब वहाँ पे जाके अपना लास्ट का जितना भी जीवन था वो वहीं पे तपस्वी की तरह बिताया। अशोका फ्रॉम अ वॉरियर टू मैसेंजर ऑफ पीस। बिंदुसार was succeeded by his son Ashoka, the greatest Mauryan emperor. He undertook military campaign against Kalinga. After defeating it, he saw a pool of blood. His sight of large scale killing moved Ashoka and he embraced Buddhism. He began to spread the teachings of Buddha not only in India but even abroad. His philosophy called Dhamm was propagated all over. He preached peace, tolerance, shunning violence, stopping animal sacrifice and respect of slave by their masters. अब अशोका जो है, अशोक का जो सबसे पहला काम है वो ये है कि बिंदुसार जो इनके फादर थे बिंदुसार, उन्होंने नॉर्थ का एरिया जो था वो चंद्रगुप्त ने एक्वायर कर लिया और साउथ तक बिंदुसार चले गए थे। तो अशोका ने
भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जगह जगह पे विद्रोहों का सामना किया है। सबसे पहला तो तक्षशिला में ही उन्होंने उसी के विद्रोह को बहुत अच्छे से हैंडल किया। धीरे धीरे करके जब ये साउथ तक का पड़ गया एरिया, इनके उसमें आ गया, उड़ीसा का जो एरिया है, जो आजकल का उड़ीसा है, वो उस समय कलिंग था और ये एक स्वतंत्र राज्य था। इस जगह को कैप्चर करने के लिए अशोक को बहुत फाइट मिली, और फाइट भी ऐसा नहीं है कि वहाँ के सैनिकों ने तो उनको लड़ा ही लड़ा, बल्कि जो वहाँ के लोकल लोग थे, किसान थे, वो भी अपने घरों से बर्छी, भाले, जो कुछ उनके पास थे, एक एक छोटा छोटा जो घर में सब्जी काटने के औजार होते हैं, वो लेकर भी मैदान में आ गए। औरतें और बच्चे तक लड़े। और इस युद्ध के बाद में कलिंग तो जीत लिया, लेकिन अशोक को बहुत सेटबैक लगा। उसे बहुत दुख हुआ कि उसने छोटे छोटे बच्चों तक को उसकी सेना ने नहीं छोड़ा, और इसके बाद उसका एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया और उसने हथियार रख दिए और उसके बाद में नहीं लड़ने की कसम खा ली। यहाँ से ड्रॉबैक शुरू हुआ भारत का, क्योंकि शक्ति जो है, अगर आपके पास पावर है तभी आप राज कर सकते हैं। अगर आपके हाथ से पावर ढीली पड़ेगी, पावर नहीं रहेगी, तो ज़्यादा दिन तक शांति भी नहीं रहेगी। अशोक एक शक्तिशाली राजा थे और इसलिए उन्होंने नॉर्थ से लेके साउथ तक, यहाँ तक कि अब्रॉड में भी अपने बच्चे भेजे और वहाँ पे भी उन्होंने इस धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म काफ़ी फला फूला उनके कार्यकाल में। लेकिन उसके बाद इसी बौद्ध धर्म की वजह से जो बाहर से आने वाले आक्रांता थे, उन यहाँ के लोगों ने हथियार रख दिए, शांति शांति भजने लग गए और बाहर के लोगों ने आके उनको काटना शुरू कर दिया। और ये सबसे बड़ा नुकसान रहा बौद्ध धर्म को फॉलो करने का भारतीयों को। इसके बाद में ये फ़िलॉसफी जो है, इसे धम्म कहा जाता है। और जैसा आपको पता है कि इंडिया के अलावा भी बहुत सारी जगह पे ये श्रीलंका, बर्मा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी बुद्धिज़्म फैला है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशासन कैसा था? देखिए, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाती हूँ या कोई भी सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कोई भी चीज़ समझने के लिए आप उसको 3 या 4 पैमानों पे सेट करते हैं। पहला, कि लोगों की इनकम कैसी है, आर्थिक स्तर कैसा है। दूसरा, राजनीति कैसी है, मतलब शासन प्रशासन कैसा चल रहा है, लोग खुश हैं या नहीं हैं। फिर आता है आपका सोशल स्ट्रक्चर, कि लोगों की जीवन शैली कैसी है, किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, क्या खान पान है, गहने जेवर पहन रहे हैं नहीं पहन रहे हैं, पशु रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, ये उनका सोशल स्टेटस बताता है। और संस्कृति, कि वो किस धर्म को पालन कर रहे हैं। तो इस समय पे जो उसका मौर्यंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पे। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज हेडेड बाय द किंग हु वाज द सुप्रीम जज एंड द लॉ गिवर। सबसे बड़ा क्या है? राजा है, और उसके बाद में उसके नीचे के अधिकारी हैं जिन्हें अमात्य कहा जाता है। ठीक है। द किंग अपॉइंटेड सेवरल ऑफिशियल्स कॉल्ड मंत्रीज एंड अमात्यास टू असिस्ट हिम। लास्ट फैसला और जजमेंट या नियम जो है वो राजा का ही रहेगा, लेकिन उसको फॉलो करवाने के लिए, जैसे आजकल भी है, राजा तो नियम बनाता है, पार्लियामेंट नियम बनाती है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करवाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम क्या है, वो सारे रूल्स जो राजा ने बनवाए हैं उनको फॉलो करवाएगा लोगों के द्वारा। द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज हेडेड बाय अ गवर्नर हु वाज जनरली अ कुमार और एन आर्यपुत्र। अब देखिए, जो प्रोविंशियल छोटे छोटे स्टेट्स हैं, प्रोविंस हैं, छोटे छोटे रजवाड़े हैं, बहुत बड़ा देश है भारत, और वहाँ के जो मतलब राजा हैं, अब एक राजा हर जगह पे तो उसको नहीं कर सकता, वो क्या करता है, अपने सामंत बनाता है। सामंत का मतलब कोई पावरफुल सेनापति, और उन सेनापतियों को 10-20 सेनापतियों में अलग अलग एरिया बांट दिया और उन सब की रिपोर्टिंग किसको कर दी? राजपुत्र को कर दी, जो उनका बेटा है उसको कर दी। अब उसके 2 हैं, 4 हैं, जो भी हैं, मतलब उसके जो बेटे हैं या राजकुमार हैं उनको उनकी रिपोर्टिंग होगी।
जो प्रोविंस के हेड होंगे। द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट और जनपद। इट हैड 3 important ऑफिशियल कॉल्ड प्रादेशिका, राजुका और युक्ता। प्रांत 3 हिस्सों में बटे थे। प्रांत, जिले या जनपद कुछ भी कह लीजिए आप इनको। 3 अधिकारी थे, एक प्रादेशिका, एक राजुक और एक युक्ता। उसके बाद है मिलिट्री सिस्टम। मिलिट्री सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था इनका। द मौर्यंस हैड एस्टेब्लिश अ वास्ट एम्पायर विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल आर्मी। आर्मी उनकी बहुत अच्छी थी, पावरफुल थी। मैक्सनीज, अ ग्रीक एम्बेसडर, wrote a soldiers were most numerous class next to the cultivators। सबसे ज़्यादा सोल्जर्स थे। भारत में सबसे ज़्यादा कौन है? किसान है। किसानों के बाद जो आते हैं वो सोल्जर्स थे, इसलिए उनकी जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी थी मौर्यंस की। द अर्थशास्त्र मेंशन 3 टाइप ऑफ सोल्जर्स, नेमली hereditary fighter class, missionaries willing to fight for any government which engage their services, and artisan। The army consists 6 lakh infantry, 3,000 horsemen, 30,000 horsemen, 3,000 chariots, 9,000 elephant। इतनी बड़ी सेना है। इसमें यहाँ पे बता रखा है कि अर्थशास्त्र लिखी है चाणक्य ने। और अर्थशास्त्र बहुत सारे लोगों को सुनने से लगता होगा कि शायद ये इकोनॉमिक्स की किताब है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, ये राजतंत्र की किताब है। इसमें सब कुछ ही लिखा है कि राजा को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, जनता को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, कब टैक्स लगाना चाहिए और कब टैक्स पे छूट देनी चाहिए। अपने जितने भी उसके अंडर में लोग काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के सारे मेथड इस किताब में बताए हैं। तो बेसिकली अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक्स की किताब नहीं होकर पॉलिटिकल साइंस की किताब है। अब यहाँ पे आता है कि उसने बताया कि 3 तरह के फाइटर्स हैं, 3 तरह के ग्रुप हैं जो लड़ते हैं सैनिकों के। एक तो हेरिडेटरी फाइटिंग क्लास है। हेरिडेटरी होता है जिनके पिता भी फौज में थे, बच्चे भी फौज में आ गए। फिर है मर्सिनरीज विलिंग टू फाइट। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लोग जनता में ऐसे लोग होते हैं ना कि भाई हमें तो सेना में भर्ती होना, हमें पुलिस में भर्ती होना है, उस तरह के फाइटर हैं। और कुछ को एंगेज कर रही है गवर्नमेंट कि हमारे लिए आप फाइट करो। द आर्मी कंसिस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है द आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर अ कमांडर इन चीफ। There were 6 specialized departments to look after the military administration. Further, the king appointed a number of trusted secret services as spies. It helped the king to know what people thought about him. अब यहाँ पे देखिए कि आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कमांडर इन चीफ यानी सेनापति के अंदर आता है। और मिलिट्री 6 हिस्सों में बटी हुई थी। 6 अलग अलग डिपार्टमेंट मिलिट्री के थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। इसके अलावा राजा ने सीक्रेट सर्विसमैन भी अपॉइंट कर रखे थे। सीक्रेट सर्विसमैन का मतलब जासूस। और ये जासूस ज़्यादातर जो आपने देखे होंगे कि ये जासूस क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग आदमी ही जासूसी कर रहे हैं। उस समय पे जो बार वगैरह हुआ करते थे जहाँ पे लोग शराब पीने जाते थे, वहाँ पे भी उनकी जो लेडीज़ होते थे जो सर्व करती थी ये सब कुछ, वो भी जासूसी करती थी अपने राजा को, वो भी रिपोर्टिंग किया करती थी। इसके बाद आते हैं हम अचीवमेंट ऑफ मौर्यंस। मौर्यंस की अचीवमेंट या उपलब्धियाँ क्या है? मौर्यों की द एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मौर्याज। एग्रीकल्चर क्या है? मेन ऑक्यूपेशन है। जैसे मैंने बताया कि ये पूरा बेल्ट जो नॉर्थ का है
उत्तर के उपजाऊ मैदान आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा बेल्ट जो है, यहाँ फसल बहुत अच्छी होती है, तो जहाँ फसल अच्छी होगी वहाँ कृषक ही ज़्यादा होंगे, यानी फार्मर्स ही ज़्यादा होंगे। उनका मेन ऑक्यूपेशन खेती करना है। इन एडिशन मर्चेंट्स वर ऑल्सो फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ। व्यापार भी अच्छा चल रहा है भाई, अनाज बेचेगा आदमी, पैसा आएगा तो कुछ खरीदेगा सामान, तो बाहर से भी व्यापारी इस एरिया में आते हैं, अपना सामान बेचते हैं। डिवीजन इन सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द डिफरेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। समाज का विभाजन कैसे हो रखा है, जो जैसा काम कर रहा है उस हिसाब से, उनके व्यवसाय के हिसाब से समाज वर्गीकृत हो रखा है। ठीक है। मौर्यंस आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन द फॉर्म ऑफ स्तूप, बिहार, पिलर्स, रॉक एडिक्ट इज़ वेरी पॉपुलर। और मौर्यों का जो आर्ट है वो आपको देखने को मिलता है स्तूपों में, विहारों में, पिलर्स में, रॉक्स में। मैग्स्थनीज जो हैं उनकी इंडिका और कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ये 2 किताबें हैं। अर्थशास्त्र आर 2 वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ नोइंग अबाउट द मौर्यास, जिनके बारे में मौर्यों के कार्यकलाप के बारे में पता लगता है। द स्टेट बिकेम वीक पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका एंड द स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। अब जब राजा एकदम उदार हो गया, राजा ने लड़ने के लिए मना कर दिया कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, तो सैनिक पहले ही ढीले पड़ गए और पूरी व्यवस्था ही चौपट हो गई। जैसे ही अशोका की डेथ हुई तो उसके बाद आने वाले उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी, उन्होंने भी लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और धीरे धीरे करके जो लोकल राजा सामंत वगैरह थे उन्होंने सिर उठाना शुरू कर दिया, और भारत जो एक अखंड भारत था अशोक के टाइम पे, छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, और जहाँ के राजा आपस में शक्ति के लिए लड़ते रहे, और इसकी वजह से जो बाहर से आने वाले लोग थे उनको एक अच्छा मौका मिला भारत में घुसपैठ करने का, और इस तरह से मौर्य वंश जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो ये है आपके पूरे इसके नोट्स, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, प्लस इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आप मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।